रात को सचिन बिस्तर पर लेटा हुआ उस मेले वाले वाकये पर सोच रहा होता है। तभी सचिन की मां पार्वती दूध लेकर उसके पास आती है। सचिन मां को देखकर बिस्तर से उठकर बैठ जाता है। ले बेटा, गरम गरम दूध पी ले, इससे हाथ पांव में ताकत आती है। बेटा, कल से तुझसे एक बात करने की सोच रही हूं। कल भी तू खाकर खेत पर चला गया, नहीं कर पाई। रात को आकर देखा तो तू सो चुका था। हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात करनी है? कोई भी बात करनी हो तो यदि मेरी नींद भी लग जाए तो जगा लिया करो ना, उसमें क्या है? कोई कुंभकर्ण की तरह तो सोता नहीं। सचिन हंसते हुए मां से बोला, बेटा, ऐसी बातें जल्दबाजी में नहीं की जाती, आराम से सबकी सलाह से ही होती हैं। ले, तेरा भाई भी आ गया। महेश भी सचिन के पास आकर बैठ जाता है। मां आगे बोलना शुरू करती है। बेटा, तू तो जानता है कि तेरे बापू तेरे बचपन में ही गुजर गए थे। उनके जाने के बाद मैंने तुम लोगों को कैसे पाला है, मैं ही जानती हूँ। महेश ने बहुत छोटी उम्र से ही खेती संभाल ली थी। उस समय तेरे मनोहर चाचा ने हमारी बड़ी मदद की थी। महेश का कदम कदम पर साथ दिया। जब भी जरूरत पड़ी वो सबसे आगे खड़े रहे हमारे लिए। तेरे बापू को अपना सबसे अच्छा दोस्त, एक बड़ा भाई मानते थे। यदि मनोहर भाई साहब नहीं होते तो आज पता नहीं हम लोगों का क्या होता। तुझे शहर भेजने में भी उनकी सबसे अहम भूमिका थी, वरना महेश अकेला क्या कर लेता। समय समय पर रुपए पैसे से भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की। सचिन, जो अब तक गौर से मां की ये सब बातें सुन रहा था, बीच में ही बोला, हाँ माँ, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। मैं भी उनको पिताजी जैसा ही मान देता हूँ, और तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? अरे बेटा, पहले पूरी बात सुन तो ले। ये आजकल की पीर ही भी ना दो शब्द सुनकर ही सवाल पूछने लगती है। मेन कह रही थी, उनकी लड़की खुशबू को तो तू अच्छे से जानता है। बचपन से दोनों साथ खेले हो, एक ही उम्र के हो। खुशबू बिटिया भी तुझे मन ही मन बहुत पसंद करती है। हम सबकी देखी भाली लड़की है, सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, रसोई के हर काम में माहिर है। हम सभी यही चाहते हैं कि तेरा और खुशबू का ब्याह हो जाए, दोनों घर रिश्तेदार बन जाएं। बस अब तेरी जिम्मेदारी है, एक वो भी पूरी हो जाए तो आराम से प्राण छोड़ सकूंगी। सचिन के सर पर हाथ फेरते हुए पार्वती बोली। पर सचिन उनकी ये बातें सुनकर हैरानी से सबको देखने लगता है। अरे माँ, प्राण निकले आपके दुश्मनों के, ऐसा क्यों बोलती हो? और आप मेरी इतनी चिंता मत करो, अब बड्ढा हो गया हूँ, अपना भला बुरा खुद समझ सकता हूँ। मैं आपको कोई जवाब नहीं दे रहा माँ, मुझे गलत मत समझना। मैं आज भी आपका वही छोटा सा गुड्डू हूँ। खुशबू एक सुंदर, बहुत अच्छी लड़की है। एक पत्नी में जो गुण होने चाहिए वो सभी उसमें है, पर माँ, मैंने कभी उसे उस नज़र से देखा नहीं। मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, हम बचपन से साथ खेले बड़े हुए हैं। पर मेरी उससे शादी की बात, ये कुछ ज्यादा ही आगे का नहीं सोच लिया माँ? माँ, मेरी बात को गलत मत लेना। आप भैया भाभी मेरे लिए क्या हो, मेरा दिल जानता है। आपकी हर बात सर आंखों पर है। आज तक कभी आपकी कोई बात नहीं टाली। पर माँ, शादी की बात अलग है, ये जिंदगी भर का रिश्ता है। मानता हूँ मन्नू चाचा ने हमारी मदद तब की थी जब हम मुसीबत में थे। वो एक बहुत अच्छे इंसान है, पर शादी वाली बात मुझे ठीक नहीं लग रही माँ। सचिन गंभीर होते हुए बोला। उसकी बातें सुनकर महेश और पार्वती एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। महेश सचिन के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए, बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, तू अच्छी तरह सोच ले, विचार कर ले। हमें सिर्फ एक बात ही नहीं देखनी चाहिए, बल्कि हर पहलू पर विचार करना चाहिए। खुशबू एक अच्छी लड़की है, हमारे घर हमारे रीति रिवाजों से अच्छी तरह वाकिफ है। तूने कहीं कहा, यह पूरी जिंदगी का सवाल है, इसलिए गंभीरता से अच्छे से सोच समझकर कोई फैसला लेना। ये मत समझना हम तुझ पर दबाव डाल रहे हैं। पर बेटा, इस दुनिया को तुझसे अच्छे से हम लोगों ने देखा है, सब कुछ सोच कर चलना पड़ता है। खुशबू का भी सोच, वो कितनी उम्मीद लगाए बैठी है तेरे से, तुझको कितना पसंद करती है। जब उसे तेरी ये बातें पता चलेगी तो सोच कितना दुख होगा उसे। अच्छा, अब ज़्यादा परेशान मत हो, बल्कि आराम से सोच समझ कर बताना। मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है, वो कभी गलत निर्णय नहीं लेगा। बस इतना ही कहूँगा, मेरे भाई, जो भी निर्णय लेना समझदारी से लेना, क्योंकि सिर्फ तू ही नहीं, इस रिश्ते से हम सभी जुड़े हैं। अब सो जा, बाद में बात करेंगे। इतना कहते हुए महेश ने अपनी मां पार्वती को चलने का इशारा किया। वो लोग सचिन के सर पर हाथ फेरकर वहां से उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद काफी देर रात तक सोच में डूबा रहता है। सोचते सोचते
उसकी नींद लग जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और आगे भी ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी कथा को सब्सक्राइब कर ले। महेश अकेले में अपनी माँ पार्वती से बात करते हुए, गलती हमारी है माँ, वो बेचारा अभी शहर से अपनी पढ़ाई पूरी कर आया है। थोड़ा समय उसे घुलने मिलने देना था। ये बातें एकदम से नहीं की जाती। शादी ब्याह का मामला है, इसमें इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। अभी तो गांव आया है, उसे थोड़ा वक्त दो, वो खुद बेखुद समझ जाएगा। मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है, वो हमें निराश नहीं करेगा। बस हर चीज़ का एक वक्त होता है। बेवक्त की गई सही बात भी गलत साबित होती है। तू चिंता मत कर और मनोहर चाचा से अभी इस बारे में कुछ मत बोलना, मैं देख लूंगा। उसकी बात सुन पार्वती भी उसकी बात से सहमत नजर आती है, पर वो ठहरी एक माँ अपनी संतान की आंखें पढ़ सकती थी। उसे सचिन की बातों से कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर महेश के बोलने पर अपना मन समझाते हुए वो इस विषय पर खामोश रहती है। अगले दिन सचिन कुछ उदास सा चुप चुप रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता। खाना खाकर वो घर से बाहर निकल जाता है। गांव में उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। एक दोस्त अंकित, अरे आज पास के गांव में अमिताभ की फिल्म लगी है त्रिशूल, बोलो तो सभी चलते हैं। जब से सचिन शहर से आया है कहीं घूमने ही नहीं गए। समय निकाल कर आज चलते हैं। आज सबको मेरी तरफ से फिल्म दिखाऊंगा। बोलो सब, क्या बोलते हो? अंकित की बात सुनकर सभी दोस्त खुश हो जाते हैं, पर सचिन का मन अभी भी कहीं और लगा था। उसे इस तरह खोया हुआ देख दोस्त उसे छेड़ने लगते हैं। अरे भैया कहाँ खोए हो, उसी झरने वाली की याद में। कभी कभी इन दोस्तों को भी भाव दे दिया करो। अभी ये हाल है तो बाद में क्या होगा? अबे बोलना, चुप क्यों है? वो सचिन को बुरी तरह झंझोड़ते हुए बोला। उसके इस तरह करने से बाकी सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर सचिन को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उनके बीच से वहां से चला जाता है और गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर आकर चुपचाप अकेला बैठ जाता है। घंटों वही बैठा बैठा वो इन्हीं सब उधेड़ बुन में उलझता रहता है। फिर अचानक घड़ी देखकर वो उठकर कहीं निकल जाता है। सभी उसके इस अप्रत्याशित व्यवहार से हैरान रह जाते हैं। अपने दोस्त बंटी के घर जाकर सचिन उसे आवाज लगाता है। बंटी जैसे ही उसे बाहर खड़ा देखता है उसे अंदर बुलाता है, पर वो अंदर न जाकर उसे ही बाहर बुला लेता है। बंटी के आने पर वो उससे उसकी मोटरसाइकिल थोड़ी देर के लिए मांगता है। पूरे गांव में उसके दोस्तों में से बस बंटी के पास मोटरसाइकिल थी। अपने दोस्त से उसकी मोटरसाइकिल लेकर वो एक जरूरी काम से जाने का बोलकर उसी मेले वाली जगह पर चल देता है। दोस्त से भी इस बारे में कुछ बात नहीं करता। बंटी अपनी दोनों भौहें और होंठ ऐसे हैरानी से उचकाते हुए उसे जाते देखता रहता है। रास्ते में सचिन के मन में वही सब सवाल, वही बातें घूमती रहती हैं। एक तरफ माँ भैया उनकी बातें, मनोहर चाचा के उन पर किए एहसान, दूसरी तरफ वो अनजान लड़की गुलाबो जिससे वो मात्र 2 ही बार मिला था। धर्म संकट में फंसा हुआ वो रास्ते पर आगे बढ़ा चला जा रहा था। मेले में पहुंचकर गाड़ी एक तरफ खड़ी कर वो उसी पैर के नीचे जाकर जाता है। उस वक्त वहां कोई नहीं था। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद भी जब उसे गुलाबो कहीं नजर नहीं आती तो वो उदास होकर वहीं बैठ जाता है। उसके मन में ढेरों सवाल एक दूसरे से टकराते हुए घूमने लगते हैं। गुलाबो की बातें, माँ की बातें, खुशबू का चेहरा, सब कुछ। वो दोनों हाथों से सर पकड़कर नीचे मुंह करके गहरी सोच में डूबा होता है। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगता है, पर गुलाबो कहीं नजर नहीं आती। उसने कल जो गुलाबो से कहा था, अब उसे खुद अपनी ये कही बात कानों में गूंजती रहती है। वो वहां से उठकर मेले में आकर घूमने लगता है। चारों तरफ जैसे खुशियां ही खुशियां बिखरी पड़ी थीं। हर कोई अपने में मस्त बस जिंदगी के इस मेले का आनंद उठाता नजर आ रहा था। सचिन का ये सब देखकर मानो और मन खराब होने लगता है, जैसे आज हर इंसान उसे चिढ़ा रहा हो, उसके सामने अपनी खुशी का भौंडा प्रदर्शन कर रहा हो। वो मेले में इतनी भीड़ में भी खुद को अकेला असहज महसूस कर रहा था। उसकी आंखें लगातार निरंतर बस उसी लड़की गुलाबो को खोज रही थीं। जब उसका मन नहीं लगा वहां तो वो तेज कदमों से वापस उसी पैर के नीचे आकर बैठ गया। वो वहीं बैठा हुआ था, तभी कुछ लोग बातें करते हुए वहां से निकले।
जल्दी चलो भाइयों, ये जगह ठीक नहीं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस रास्ते पर कुछ ना कुछ अनहोनी होती ही रहती है। कल भी कुछ बैलगाड़ियों के बैल चलते चलते अचानक से रुक गए थे, आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। वो कुछ ऐसा भांप लेते हैं जो इंसान नहीं समझ पाता। शाम के बाद से तो इस रास्ते पर आने में ही डर लगने लगा। अब एक बुजुर्ग काका बता रहे थे कि बरसों पहले पास ही के 2 गांवों के बीच सामूहिक नरसंहार हुआ था। उनके 2 गुटों के बीच किसी विवाद को लेकर भयंकर मौत का तांडव मचा था। सैकड़ों लोगों को काट दिया गया था। जंगल के आसपास की कई बस्तियां तक उजड़ गई थीं। मासूम लोग मारे गए थे। लाशों को जंगल में ऐसे ही फेंक दिया गया था। चील को ये गिद्धों ने उन लाशों को नोच नोच के क्षत विक्षत कर डाला था। तब से वो गांव और उसके आसपास की जगह अभिशप्त सी हो गई। ऐसा माना जाता है उन्हीं सब लोगों की आत्माएं अब इस जगह भटकती रहती हैं। सचिन के कानों में लोगों के ये बातें पड़ती हैं, पर वो इन सब में कभी यकीन नहीं करता। जब बहुत देर हो जाती है तब सचिन अपनी घड़ी की तरफ देखता है। शाम के 7 बीत चुके थे। वो एक बार फिर आसपास घूमकर गुलाबों को देखता है, पर गुलाबों उसे कहीं दिखाई नहीं देती। किसी अनजान आशंका से उसका मन भयभीत हो उठा। वो दोनों को हाथ की हथेलियों को आपस में मसलते हुए बेचैनी से इधर उधर टहलने लगता है, लेकिन गुलाबों का कुछ पता नहीं चलता। वो परेशान होकर वापस गाड़ी स्टार्ट कर चल देता है। आधे रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज आती है। गाड़ी रोककर वो इधर उधर देखने लगता है। थोड़ी दूरी पर अंधेरे में कोई साया पैर के नीचे गर्दन नीची किए बैठा दिखाई देता है।